स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और रोज की तरह आज फिर लेके आ गया हूं आपके अपने एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सिलेक्शन सीरीज। तो दोस्तों, कल मैंने आपके लिए एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर मुझे कई बच्चों ने दिया है, लेकिन उतना भी उत्साह देखने को नहीं मिला है जिस तरीके का उत्साह देखने को मिलना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत ही बढ़िया, सभी के आंसर सही थे और ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि हाँ, आप लोग भी अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं और आंसर भी आपके सही आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये। और आज उसका मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो उस सहित क्वेश्चन आपके बार मतलब उस क्वेश्चन को काउंट करके 12 क्वेश्चन तो मैं आपको मतलब कराऊंगा ही, और एक क्वेश्चन फिर आपके लिए आज होमवर्क में रहेगा, ठीक है ना। और इसके साथ जो भी हमारे ऑफलाइन क्लासेस के बच्चे हैं वो भी सभी क्लास को जरूर ज्वाइन किया करें। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर हो सकता है कि आप मुझसे ही पढ़ रहे हैं और मैं ही आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो आपके लिए तो सोने में सुहागा है। अगर आप क्लास को स्किप कर रहे हैं वो तो खैर आपकी मर्जी है, कोई प्रेशर है नहीं कि आप ज्वाइन करो ही। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब आप तैयारी कर ही रहे हैं तो जितना एफर्ट मैं लगा रहा हूं आपकी तैयारी के लिए, बदले में आप उससे ज्यादा ही लगाइए। मतलब किसी भी क्लास को स्किप मत करिए, सारी क्लासेस देखिए, कोई क्वेश्चन अच्छा लगता है उसे नोट भी करते जाइए और बार बार उनका रिवीजन करते जाइए। तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि 101% कुछ ही समय में आपका एग्जाम क्लियर होगा। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर 12 सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, हमसे पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। तो क्या दिया है, हमें दिया है वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि क्या होती है, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, वृत्त की परिधि होती है। और उसने कहा है व्यास, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल, यानी कि दो त्रिज्याएं मिलके आर धन आर मिलके बना देता है क्या, व्यास। यानी क्या हम इसको 2r बोल सकते हैं, क्या हम इसको 2r बोल सकते हैं, हाँ। तो व्यास का मतलब होता है 2r, ठीक है ना। त्रिज्या का डबल, अगर ये आपका वृत्त है, यहां से लेके यहां तक आपकी त्रिज्या होती है, बस इसी लाइन को पूरा कर दो तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, इस पूरी लाइन को ही व्यास बोला जाता है, ठीक है ना। तो उसने बोला है कि वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, और वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास होता है दो त्रिज्या के बराबर। इनका अगर अंतर देखा जाए, अंतर देखा जाए तो ये 2r मतलब व्यास हो गया, तो ये अंतर अपना है कितना है 12, अंतर है अपना 12। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहां देखेंगे 2r, यहां भी है 2r मतलब 2 × r, यानी कि 2 × r, 2 × r, 2r 2r दोनों जगह है, ये कॉमन आ जाएगा, हम बोलेंगे इसको 2r बाहर आएगा और ब्रैकेट में बचेगा अपना ये पाई। पाई का मतलब होता है, क्या होता है पाई का मतलब होता है 22/7, और नीचे मतलब ये माइनस और 2r कॉमन ले गए बाहर तो यहाँ आ जाएगा 1। इसका हमने कॉमन ले लिया किसको, 2r को, 2r को कॉमन ले लिया तो 2r बाहर गया तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ पाई, पाई का मतलब 22/7, ऋण का ऋण, और 2r एकम 2r एक बार में कटता है, इसलिए यहाँ बचा सिर्फ और सिर्फ 1, ठीक है ना। और इसका मान हमें दे रखा है कितना है 12 है, क्या है 12 है। अब इस दो का अगर आप पक्षांतर करोगे, 2r मतलब 2 × r, तो गुणा में है 2, उस साइड लेके जाओगे नीचे आएगा, नीचे आएगा तो 2 से काटेगा, तो मतलब कि इस 2 से 2 एकम 2, 2 × 12, 6 आ जाएगा यहाँ पे। और ये आ गया 7 एकम 7, और 22 में से 7 गया, यहाँ इसमें से घटाएंगे 7 एकम 7, 22 में से 7 गया तो यहाँ आ गया देखो 15, नीचे आ गया 7, और यहाँ पे है r, मतलब कैसा है r, r तो गुणा में है, लिख सकते हो r गुणा 15/7 बराबर 6। तो r बराबर कितना आ गया, 42/15, 42/15, और कटता है तो काट दो, 42/15 और कटता है तो काट दो। तो 3 से जाएगा 3 5 15, 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी कि 14/5 अपनी त्रिज्या आ गई। अब हमें क्या चाहिए है, हमें तो चाहिए है वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का मतलब होता है देखो 22/7, आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू आ गई है 14/5, लिखेंगे 14/5 गुणा 14/5, ठीक है ना।
7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब इसका करा लेंगे गुणा, 14 दूनी 28, 28 हो गया यहाँ तक। 28 दूनी कितना होता है, 28 दूनी 56, यहाँ आ गया देखो 5। 28 दूनी 56, 56 में 5 जोड़ोगे आ जाएगा 61। और नीचे है अपना 50 25, तो 25 से भाग कराना है, या तो आप 25 का पहाड़ा पढ़ लो, नहीं तो मैंने बताया था 25 से भाग करने का तरीका होता है 25 चौके हो जाता है 100, 25 को आप 100 बना दो। क्यों बना दो, क्योंकि 100 से भाग करना आसान होता है। तो 25 चौके तो 100 हो गया, नीचे 100 आ गया, इसका भी 4 गुना कर दो, तो 6 चौको 24 और 16 चौके 64, यानी 2464 हो जाएगा। 100 से भाग कराओगे 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, आंसर हो गया 24.64 वर्ग सेंटीमीटर। ये था अपना क्वेश्चन, ठीक है ना। उसने परिधि और व्यास का अंतर दिया था। चलिए, दो अभाज्य संख्याओं x और y, जिसमें x छोटा है y से, उसने बता दिया, का लघुत्तम समापवर्त 145 है। अब दो अभाज्य संख्याएं हैं, हमें अच्छे से मालूम है कि जब हम दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं तो वो तो किसी से कटनी है नहीं। जैसे मान के चलो एक हो गया 3, 3 भी अभाज्य संख्या है, और मैंने ले लिया 5, तो ये जब किसी से कटती ही नहीं है तभी तो इनका नाम अभाज्य संख्या पड़ा। तो जब भी आप इनका एलसीएम निकालते हो तो गुणा ही करते हो, 3 5 15, है ना, गुणा करके ही। मतलब कि ये दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, ये दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। और ये हमें अच्छे से दिख रहा है कि ये 145 जो है किससे कट रहा है, किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, किससे कट रहा है, 5 से। तो इसका एक मेंबर क्या है, 5। ये 5 से कितनी बार कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 नाम 45। तो ये किससे कट रहा है, ये कट रहा है 5 से, और कितने बार में कट रहा है, 29 से। तो ये 5 और 29 का ही गुणनफल है, यानी कि एक अभाज्य संख्या है 5 और दूसरी अभाज्य संख्या है 29, इन दोनों का ही एलसीएम है। अब हमसे क्या पूछा है, तो इसमें बताया उसने कि x जो है छोटी संख्या, मतलब ये हमारा x है और ये हमारा y है, और हमें इसकी वैल्यू बताना है 10x, मतलब 10 पंचे 50, उसमें से y घटाना है, y की वैल्यू है 29, घटा देंगे आंसर आ जाएगा 21। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। तो ये जो आप 145 देख रहे हैं, दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम है। तो अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम है वो उनका क्या होता है, गुणनफल होता है। तो मैंने देखा कि ये संख्या किससे कट रही थी, 5 से। तो अगर इसका दो संख्याओं का गुणनफल 145 है, उसमें से एक 5 है, तो दूसरी क्या होगी, तो मैंने 5 से भाग करके निकाल लिया कि दूसरी संख्या है 29। तो बस इस तरीके से एक हो गई x, एक है y, x छोटा है उसने बता दिया था, तो छोटी संख्या को मैंने x माना। ठीक, चलिए, ए एक काम को 28 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 68% अधिक कुशल है। कौन है भाई, ए है और बी है। अगर ए की क्षमता 100% है, 100 है, तो 100 से 68% अधिक, मतलब 168 क्षमता है जिसकी बी की। कटता है तो काट दो, 4 से जाएगा 25 बार, 4 से जाएगा 4 चौके 16 और 4 दूनी 8। बी की क्षमता 42 है, ए की क्षमता है 25, ये इनकी क्षमता आ गई। क्या बोला है हमसे, ए एक काम को 28 दिनों में करता है। ए जो है एक दिन में 25 यूनिट काम करता है और इसने काम किया है 28 दिन। हो गया, ये आ गया अपना टोटल वर्क। अब इसी वर्क को कराना है किससे, बी से, और बी की क्षमता है 42। तो 14 दूनी 28 और 14 तीन 42, तो 25 दूनी 50, नीचे आ गया 3, यही आपका आंसर है 50/3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए, तो आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी जीडी 2024। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 24% की वार्षिक दर से कुछ धनराशि उधार दी। 5 वर्षों में ब्याज उधार ली गई राशि से 1200 रुपए अधिक हो गया। तो जिस बच्चे को भी आता है वो वीडियो को रोक के कर सकता है, आपके एसएससी जीडी 2024 का क्वेश्चन है और काफी बढ़िया क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि उधार साधारण 5 वर्षों में जो ब्याज है, यानी कि साधारण ब्याज, वो कितना हो गया, 1200 रुपए नहीं हो गया, उधार ली गई राशि से 1200 रुपए अधिक हो गया। अब मैंने मान लिया कि उधार ली गई राशि थी पी, तो हमारा जो साधारण ब्याज है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो पी धन 1200 हो गया, ये हमारा साधारण ब्याज। ठीक, अब अगर मैंने 24% वार्षिक दर से उधार लिया है तो 5 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो एक साल का मतलब मूलधन का, तो मूलधन तो हमारा पी हो गया क्योंकि मैंने अभी लिखा। तो मूलधन का एक साल का 24% है, तो 5 साल का हो जाएगा
24 पंचे 120%। भाई ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का 24% ब्याज है, तो 5 साल का 24 पंचे 120% मिलेगा। ब्याज किस पर मिलता है, ब्याज मिलता है मूलधन पर, और मूलधन हम पहले लिख चुके हैं कि मूलधन हमने माना है पी, क्योंकि साधारण ब्याज जो मिला है वह मूलधन से 1200 रुपए अधिक है। ठीक है ना। तो हम जब ब्याज निकालेंगे तो हम निकालेंगे पी का 120% दर गुणा समय ब्याज होता है। अब ये अगर आप प्रतिशत हटाते हो तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 100। और हमें ब्याज कितना मिलता है, तो इस तरीके से जब हम ब्याज की गणना करते हैं तो ब्याज हमें मिलता है पी धन 1200, ब्याज मिलता है पी धन 1200। तो अगर ये कटता है तो काट लो, देखो शून्य से शून्य चला गया, 2 से जाएगा 2 पंचे 10, 2 6 12, तो यहाँ आ गया देखो 6p। तो इस 5 का क्या करोगे, 5 का गुणा कराओगे ना सामने, तो सामने मतलब इसमें पूरे में गुणा होगा, तो 5 का नीचे है 5 भाग में है, पक्षांतर करोगे गुणा में आएगा और पूरे ब्रैकेट में गुणा होगा। तो यहाँ आ गया देखो 5p धन 12 पंचे 60, 2 शून्य का 2 शून्य 6000। अब 6p 5p 5p को इस साइड लेके आओगे तो 6p में से 5p गया तो सीधा p आ गया, p बराबर आ गया अपना कितना 6000। और यही हमारा आंसर है। हमसे पूछा क्या है, मूलधन। तो मूलधन हमारा कितना, उधार ली गई राशि कितनी थी, मूलधन, यानी कि मूलधन है 6000 नंबर। चलिए, तो एक और बढ़िया क्वेश्चन है, 2/1 गुणा 3 और 2/3 गुणा 5। तो ये आपको x जैसा दिख रहा होगा, ये गुणा है, ये क्या है, गुणा है। ठीक, इस पैटर्न पर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, आया भी है। कब आया है, एसएससी जीडी 2024 में आया है। ये आपका पैटर्न है, ये गुणा है सब जगह। ठीक, चलिए, गुणा है, गुणा का निशान लगा है सब जगह, 1 गुणा 3, 3 गुणा 5, 5 गुणा 7, और इसी तरीके से क्रम चलता गया है। और लास्ट का जो टर्म है वो है 99 गुणा 101। अब सोल्व कैसे करना है इसको, अगर पूरा सोल्व करोगे वहां पे तो आपका पेपर भी हो जाएगा और 1-2 शिफ्ट और हो जाएंगे, लेकिन तब भी आपका आंसर आ नहीं पाएगा अगर इसको आप फैला के करोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस का हमें पैटर्न समझ लेना होता है कि यहाँ कितने कितने का गैप है, जितने जितने का गैप है उतना नंबर ऊपर लिखा होना चाहिए। तो लिखा है क्या, हाँ लिखा है। फिर क्या करना है, तो आपको देख लेना है, देखो 3 गुणा 1, एक पैटर्न बन रहा ना, 1 गुणा 3, फिर 3 पे खत्म हुआ तो 3 गुणा 5, 5 गुणा 7, जितने का अंतर है उतना नंबर ऊपर लिखा होना चाहिए। ठीक है, लिखा है। तो फिर उसके बाद क्या करना है, तो हमें पहला टर्म ले लेना है, यानी हमें बोलना है 1 बटे पहली संख्या, 1 बटे पहली संख्या पहला नंबर, उसमें से घटा देना है 1 बटे अंतिम, लास्ट का नंबर, लास्ट 1 बटे अंतिम, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या। बस इतना याद रखना है। तो पहला नंबर क्या है, पहला नंबर है 1, और ये वाला पहला नंबर, यहाँ पहला नंबर है 1, ये वाला। ठीक है ना, उसमें से घटा देना है 1 बटे लास्ट का अंक, 1 बटे लास्ट का नंबर, पूरा नंबर 1 बटे 101, और बस ऐसा आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है ना। अगर आप यहाँ देखोगे 1 बटे 1 ही है, मतलब क्या है, 1 ऋण 1 बटे 101 ही है, और ये हमें अच्छे से घटाना आता है। 101 एकम 101, उसमें से 1 गया तो ऊपर आ गया देखो 100, और नीचे आ गया 101, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 101, नहीं 100 बटे 101, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। पहले पैटर्न समझ लो, देखो पैटर्न, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में फैला कर तो सॉल्व नहीं किए जा सकते, इनके कुछ ना कुछ तरीके होते हैं। तो जब आपको तरीका याद रखना है उससे पहले आपको क्वेश्चन याद रखना है। तो कैसे, इस तरीके से फैक्टर होते हैं कि सभी में समान अंतर होता है। देखो है 1 गुणा 3, अब 3 पर खत्म हुआ तो यहाँ 3 से ही स्टार्ट होगा, और जितने का यहाँ अंतर चल रहा है उतना नंबर ऊपर होना चाहिए, तो है। तो आप कैसे हल करोगे, 1 बटे पहली संख्या, ये आपका तरीका है, उसमें से घटाना है 1 बटे अंतिम संख्या। तो 1 बटे पहली संख्या 1 है, उसमें से घटा दिया 1 बटे 101, और 1 बटे 1 का मतलब तो 1 ही होता है, तो मैंने डायरेक्ट घटा दिया, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 101 एकम 101, उसमें से 1 गया तो 100 बटे 101, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। चलिए, x बराबर, ये एक नंबर दिया है 0.438383, इस तरीके से 4383838 इस तरीके से, तो इसको एक भिन्न के रूप में हमें बदलना है।
आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो मैंने आपको आज सिखा दिया, ठीक है ना। तो हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, लेकिन फॉर्मेट दूसरा था। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें कि ये जो आप भिन्न देख रहे हैं 0.43838, इस तरीके से लिखा है, देखो 3838383838। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो नंबर रिपीट हो रहा है, तो कहां तक रिपीट नहीं हुआ है, 438, इसके बाद हुआ है रिपीट, क्या रिपीट हुआ है, 383838। तो इस 38 पे लगा देना है आपको बार। तो ये वो वाला क्वेश्चन बन गया जो मैंने आपको पहले कराया है, जिसमें हम बार को हटा के क्या बनाते हैं, भिन्न। तो कैसे हटाते हैं, सबसे पहले लिखते हैं नंबर 438, 438, जितने अंक पर बार लगा है उतने बार 9 लिखते हैं, जिस अंक पे बार नहीं लगा है, जितने अंकों पे बार नहीं लगा है उतनी बार 0 लिखते हैं। दशमलव के आगे 0 है तो हमें यहाँ कुछ और नहीं लिखना होता है, लेकिन अगर कोई अंक होता है तो वो अंक लिख के यहाँ धन लगाते हैं, तो मिश्र भिन्न बनती है। और जिस पर बार नहीं लगा है उस नंबर को ऊपर वाली संख्या से घटा देते हैं, और बस हमारा आंसर आ जाता है। जितने मतलब जो अंक रिपीट हो रहा है उस पर बार लगा दो। तो देखो 3838 रिपीट हो रहा है, तो यहीं से नहीं, मतलब 438 यहाँ तक तो रिपीट नहीं हुआ, इसके बाद जो रिपीट हुआ है 3838, तो 38 पर हमने लगा दिया बार। जिस पर बार लगा है जितने अंकों पर उतने बार 9 लिखते हैं, जिस पर नहीं लगा है उतने अंक, जितने अंकों पर नहीं लगा है उतनी बार 0 लिखते हैं, और जिस नंबर पर नहीं लगा है वो नंबर ऊपर वाली संख्या से घटाते हैं। तो 438 में से 4 जाएगा, आ जाएगा 434, और नीचे आ जाएगा 990। 434 बटे 900, 990, ये रहा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर, ठीक है ना। तो आसान था, लेकिन अगर आपने एक दो बार इसको नहीं देखा है तो एग्जाम में आप फंस जाते हैं। चलिए, एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबर 3:2:1 के अनुपात में है। यदि पेन, पेंसिल और रबर का मूल्य 3:2:2 है और बॉक्स पर खर्च की गई कुल राशि 585 रुपए है, तो बॉक्स में पेन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपने पास पेन है, पेंसिल है, ठीक, और क्या है, रबर है। पेन, पेंसिल, रबर, ठीक है ना। तो ये क्या दी है, इनकी बॉक्स के अनुपात में है, ये क्या है, ये है इनकी संख्या। तो जैसा हम सिक्कों वाला एक क्वेश्चन करते हैं, हमने सिक्कों वाले क्वेश्चन भी किए हैं, एक थैले में इतने इतने रुपए की सिक्के, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन को बना दिया है। संख्या का अनुपात दिया है 3:2:1। एग्जामिनर भी क्या करे बैठे बैठे, तो उस सिक्के वाले को बदल के पेन, पेंसिल, रबर में बदल दिया, और क्या है। तो एग्जामिनर का ये काम है, और आपका काम क्या है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना। और हमें दिया है इनका मूल्य, क्या दिया है, मूल्य। और मूल्य कैसा दिया है, क्या है इनका मूल्य, मूल्य है 3 रुपए, 2 रुपए और 2 रुपए। अब एक पेंसिल 3 की है और हमने 3 खरीद ली है, तो 3 की 9 रुपए की आएगी पेंसिल, पेन, सॉरी, पेन का बोल रहे हैं। एक पेन 3 रुपए का है और ऐसे हमने 3 पेन खरीदे हैं, तो 3 की 9, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो ये हमारा कुल खर्चा है। 9 रुपए के पेन आ गए, 4 रुपए की पेंसिल आ गई और 2 रुपए की रबर आ गई, 9 4 13 और 2 15, कुल खर्चा है 15। उनके हिसाब से कुल खर्चा है 550, अपने हिसाब से कुल खर्चा है 15। चाहिए क्या, तो बॉक्स में पेन की संख्या ज्ञात करें। संख्या, मूल्य नहीं, अगर मूल्य पूछे तो मूल्य तो 9 है, पेन की संख्या है 3, तो बस आपको इस 3 की वैल्यू बताना है। तो 3 एकम 3, 3 5 15 हो जाएगा, 5 से जाएगा, 5 एकम 5, और 3 एकम 3, 3 5 15 हो गया। तो हमें बताना क्या है, तो बॉक्स में पेन की संख्या ज्ञात करें। पेन की संख्या है 3, 5 एकम 5, और हो गया 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, तो पेन की संख्या है 117, ठीक है ना। अगर मूल्य पूछे कि सभी पेनों का मूल्य कितना है, तो 9 है, सभी पेंसिलों का मूल्य कितना है, 4, तो ये आप मूल्य बता सकते हैं। लेकिन अगर संख्या पूछे तो संख्या के अनुपात में जाना है, आंसर है 117। चलिए, 7 संख्याओं का औसत 146 है। किसी संख्या को हटाने के बाद औसत वही रहता है, हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। हटाई गई संख्या है 146, ठीक। तो कैसे हो गया भाई, ऐसे हो गया, पढ़ते पढ़ते हो गया। अगर आपने मेरी पहली कोई क्लास देखी है, कल की क्लास या परसों की क्लास भी देखी होगी, तो मैंने उसमें आपको कहीं ना कहीं बताया होगा औसत में
कि जब आप औसत के जितने ही कोई संख्या हटा देते हैं या औसत के जितने ही कोई संख्या शामिल कर लेते हैं तो ना औसत बढ़ता है ना घटता है। यानी अगर संख्याओं का औसत 146 है तो आप 146 को हटा दो, एक संख्या के रूप में 146 को आप हटा दो तो ना औसत बढ़ेगा ना घटेगा। यानी कि अगर हटाई गई संख्या औसत के बराबर ही है तभी ऐसा कहा जाएगा कि ना औसत बढ़ा है ना घटा है। तो उसने क्या कहा, किसी संख्या को हटाने के बाद औसत वही रहता है, तो औसत वही तभी रह सकता है जब औसत के बराबर ही आप संख्या हटाओगे। तो हटाई गई संख्या है जितना औसत था उतनी ही, यानी आंसर है 146। ठीक, चलिए। एक आयत की चौड़ाई 200 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 520 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए सेंटीमीटर में। तो आता है तो वीडियो को रोक के आप कर लें, है ना, और नहीं आता है तो फिर शांति से देख लें। अब आप कहते हैं अच्छे क्वेश्चन, तो ये भी अच्छे क्वेश्चन है और अभी तक जो क्वेश्चन किए सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। विश्वास मानिए कि आने वाले समय में जो आपका एग्जाम होगा वो बहुत ही लाजवाब होने वाला है। लो भाई, ये रहा अपना आयत। ठीक, ये अपना आयत हो गया और इसका विकर्ण, विकर्ण जानते ही होंगे यहाँ, और नहीं जानते हैं तो आज जान जाएंगे ये। ठीक है, आ गया अपना विकर्ण, ये होता है विकर्ण। तो हमें अच्छे से मालूम है और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपको भी मालूम होगा कि आयत के चारों कोनों पर बनता है 90 डिग्री यानी समकोण, और जहां जहां समकोण होगा वहां वहां ट्रिपलेट आएगी। तो आपको ट्रिपलेट याद करनी ही है ना। तो उसने बताया है कि आयत की जो चौड़ाई है वो है अपनी 200। कितनी है? 200। और इसके विकर्ण की लंबाई, यही है इसका विकर्ण, विकर्ण की लंबाई है 520। 520। तो हमें पहले तो बताना है, क्या बताना है? परिमाप। अब परिमाप में अंदर की किसी भुजा का काम नहीं होता है। परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ की भुजाओं का योग। तो चारों तरफ की भुजाओं में हमें सिर्फ और सिर्फ चौड़ाई मालूम है। अब हमें लंबाई भी मालूम करनी होगी। लंबाई मालूम करने के लिए आप अप्लाई करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का, क्योंकि यहाँ बन रहा है 90 डिग्री। और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एग्जाम में जब भी 90 डिग्री का क्वेश्चन आएगा तो पाइथागोरस प्रमेय आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा अगर आपने ट्रिपलेट याद की है तो। ये मैंने घर पे क्वेश्चन नहीं बनाया है, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है। तो पहले मतलब अभी हमने 2025 एसएससी जीडी के लगभग सभी क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम और अच्छे क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, मतलब पहले भी अच्छे थे ये भी अच्छे। तो जो भी अच्छा क्वेश्चन आपके लेवल का मुझे लग रहा है उसके लिए मैं अध्ययन कर रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो जो अच्छा क्वेश्चन लग रहा है आपके बीच लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो पहले क्या करना है, ट्रिपलेट से हो जाएगा, पहले आप इनको काट लें, कैंसिल कर लें। देखो, शून्य से शून्य जाएगा, ठीक है ना, और ये 4 से जाएगा, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब इतने में आपको कुछ याद आना चाहिए, मुझे तो आ रहा है। सबसे छोटी भुजा क्या है? सबसे छोटी भुजा है 5। तो ये मतलब ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, तो लंबाई से तो कम ही होती है चौड़ाई, और ये इसका कर्ण है तो इन दोनों भुजाओं से ये बड़ा होता है। तो मैंने आपको उस दिन ट्रिपलेट बनाना भी सिखाया था कि आपको सबसे छोटी भुजा को उठा लेना है। तो यही है सबसे छोटी भुजा, क्योंकि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, चौड़ाई लंबाई से कम होती है, और ये इसका कर्ण है, मतलब समकोण त्रिभुज के लिए तो ये कर्ण है। तो कर्ण सबसे लंबा होता है, तो सबसे छोटी भुजा को आपको उठाना है और इसका कर देना है वर्ग। आ गया ना वर्ग? आ गया, देखो 25, और इसमें से एक निकाल के रख लेना है। तो 25 में से एक निकाल लिया, बच गया 24। 24 को दो बराबर भागों में बांट देना है, 12, और इसको भी दे दो 12, लेकिन ये जो एक बचाया था इसको दे दो। तो हमारी टेबलेट तैयार हो गई। पहली भुजा है 12, बीच की भुजा है मतलब पहली भुजा है 5, दूसरी भुजा हो गई 12, और तीसरी भुजा हो गई अपनी 13। ये हमारी ट्रिपलेट है, 5 12 13। तो मुझे तो याद है ये 5 है, ये 13 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 12। लेकिन क्या सही में आएगा? तो हमें पहले अब इनकी ओरिजिनल वैल्यू निकाल लेनी है। ये 5 है, 5 के बदले क्या लिखा है? 200। 5 के बदले क्या लिखा है? देखो 200 था ना यहाँ पे, तो 5 से कितने गुना है? तो 5 से कितने गुना है? 5 चौके 20, शून्य का शून्य, 40 गुना है। तो बस इसको भी कितने गुना कर दो? इसको भी कर दो 40 गुना, 12 चौके 48, शून्य का शून्य, यानी कि लंबाई निकल के आ गई। लंबाई है 480। 480।
अब परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है लंबाई धन चौड़ाई गुणा 2। तो लंबाई है 480 और चौड़ाई है 200, हो गया 680। जब इन दो भुजाओं का 680 है तो इन दो भुजाओं का भी तो 680 होगा, तो 680 दूनी करना था बस। 2 अट्ठे 16, 1 2 6 12 और 1 13, शून्य का शून्य। आंसर हो जाएगा 1360। 1360। तो ट्रिपलेट याद होगी। तो ऐसा तो है नहीं कि जब आप 10 ट्रिपलेट याद करोगे, हम पहली ट्रिपलेट याद करते हैं 3 4 5 और दूसरी ट्रिपलेट याद करते हैं 5 12 13। तो अगर आपने 10 ट्रिपलेट भी याद कर ली तो एग्जाम के सारे क्वेश्चन जो ट्रिपलेट पर आएंगे वो आप इजीली बना ले जाओगे। तो ट्रिपलेट जो होता है एक प्रकार का रेशियो होता है। तो 200 520 ऐसे तो याद नहीं आएगा कि एक 200 है एक 520 है तो तीसरी 480 होगी, ऐसा थोड़ी बोल सकते। इसको आप काट लो, रेशियो आपको दिख जाएगा 5 12 13। 5 से ये 40 गुना है तो हर भुजा 40 गुना होगी। 13 चौके 52, देखो 12 चौके 48, ऐसे। ठीक, चलिए आंसर है 1360 सेंटीमीटर। एक ट्रेन 473 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है। अब जब आप एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो आप जल्दबाजी कर देते हैं। आप 473 मीटर लंबे पुल को ही पार करा देते हैं। नहीं, उसने पुल को पार नहीं किया है, उसने अभी पार किया है। उसने अभी पार किया है। किसको पार किया है? उसने पार किया है सिग्नल को। किसको पार किया है? सिग्नल को पार किया। तो सिग्नल को जब पार किया है, उसने पार किया है 36 सेकंड में। तो एक बार उसने 36 सेकंड में पार किया और उसने पुल को पार किया है 79 सेकंड में, ठीक है ना? यानी कि 79 सेकंड, 79 सेकंड में उसने पार किया है पुल को। और पुल की लंबाई कितनी है? 473 मीटर। ये मीटर हो गया, कल भी किया था, कल या परसों की क्लास में हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। और एक बार उसने इस 36 सेकंड में पार किया है, इस 36 सेकंड में पार किया है। किसको पार किया है? छोर पर स्थित सिग्नल पोस्ट को। तो सिग्नल पोस्ट की लंबाई, व्यक्ति की लंबाई, किसी खंबे की कोई लंबाई होती ही नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 0 मीटर, क्योंकि ट्रेन की लंबाई हमें मालूम ही नहीं है और हम यहाँ एल या एक्स ऐसा कुछ नहीं लिखने वाले। तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, पहले भी बताया है इस टाइप का क्वेश्चन, कि यहाँ अगर आप समय में अंतर देखेंगे तो 9 में से 6 गया, यहाँ आ गया, देखो 3 आ गया, 7 में से 3 गया, यहाँ आ गया 4। यानी कि 43 सेकंड की वजह से यहाँ जो दूरी में अंतर आया है, तो 473 मीटर और शून्य इसका अंतर निकालोगे तो 473 मीटर ही आएगा। 43 सेकंड में 473 मीटर आ रहा है अभी। तो एक सेकंड में कितना? एक सेकंड की वैल्यू निकालना है, वही हमारी क्या होगी? चाल होगी एक सेकंड में। तो 43, यहाँ देखो गलत लिख दिया है जल्दबाजी में, ये इसको सुधारना पड़ेगा, 473 लिखना है। 473 मीटर 43 सेकंड में। तो एक सेकंड में कितना? एक की वैल्यू निकालने के लिए भाग करेंगे ताकि हमारी चाल निकल आए। यही तो चाल है, मीटर प्रति सेकंड। 43 एकम 43 बच गया 4, फिर से 43 बन गया, 43 एकम 43, चाल आ गई 11 मीटर प्रति सेकंड। क्या हमसे किसी ने चाल को पूछा है? नहीं, हमसे पूछी है ट्रेन की लंबाई। तो आप 79 सेकंड दौड़ा दो, उसमें से 473 मीटर घटा देना, क्योंकि ट्रेन जब किसी पुल को पार करती है तो वो ट्रेन अपनी लंबाई और पुल की लंबाई को पार करती है। तो भाई आप पुल को क्यों पार करने जा रहे हो? आप पार करो किसको? खंबे को। खंबे को पार किया था 36 सेकंड में, क्योंकि यहाँ ट्रेन ने सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई को पार किया होगा। तो एक सेकंड में 11 मीटर चलती है, 11 मीटर प्रति सेकंड का मतलब, तो 36 सेकंड में कितना? 11 गुना 36 कराना था। 11 छक्के 66, यहाँ 6, 11 तिया 33 और 6 हो गया, देखो 39, 396 मीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारी ट्रेन की लंबाई होगी। ठीक है ना? चलिए, और ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, सरलीकरण का क्वेश्चन है, तो बहुत से बच्चे बना पाएंगे, लेकिन चलिए देखते हैं। तो हमें इस टाइप का जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ वर्गमूल यानी अंडर रूट लगा हुआ है। तो सबसे पहले लास्ट वाला आपको सॉल्व करना है। क्या 361 का आपको वर्गमूल मालूम है? तो आपको याद करना है, कम से कम 30 तक तो याद करना है। तो ये हो गया अपना 19 का। तो ये 361 के बदले इसका 361 का वर्गमूल, ये वर्गमूल का निशान होता है। तो ये आपको याद है? हाँ याद है, ये है 19। 215 में से 19 जाएगा, 215 में से 19 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 196। तो ये आ गया इतना, मतलब यहाँ तक। क्या 196 का वर्गमूल याद है? आप कहेंगे हाँ सर हमें मालूम है 14।
तो यहाँ आ गया 14 धन, मतलब यहाँ तक हमने हल कर लिया है, अंडर रूट खत्म हो गया है क्योंकि वर्गमूल का हमने मान बता दिया। 196 का मान क्या हो गया 14, इसका वर्गमूल 14 है। धन यहाँ लिखा है 50, तो ये तो हो गया देखो अपना 64 हो गया, और 64 का वर्गमूल ये लगा वर्गमूल का निशान है ना, 64 का वर्गमूल होता है 8, बाहर लिखा है 248 और इसके ऊपर भी एक वर्गमूल लगा है, तो मतलब अंडर रूट में है 248 और 8 हो गया 256 अंडर रूट, यानी कि वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 16। तो आसान सा क्वेश्चन था और ऑप्शन नंबर बी 16 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, बस आपको वर्ग याद करना है। 361 19 का है, 19 इसमें से घटाने को बोला है, घटा दो, आ गया 196, उस पर फिर वर्गमूल लगा है। 196 का वर्गमूल 14, इसमें जोड़ोगे, पहले जोड़ दो तो 14 जोड़ा, आ गया कितना, आ गया 64। तो 64 किसका वर्ग है, मतलब 64 किसका वर्ग है, इसका वर्गमूल बताना है 8 का। अब 8 को शामिल करेंगे 248 के साथ, हो गया 256, इसका भी वर्गमूल बताना है जो है 16। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। और ये रहा हमारा कल का क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो बहुत से बच्चों ने इसका आंसर दिया था जो कि आंसर सही है और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और जिन बच्चों से अगर नहीं आया था उनके लिए आज मैं इसे सिखा दूंगा। आरपीएफ ऐसे ही 2024 का क्वेश्चन था। तो जब घात के ऊपर घात होती है तो घातांक एवं करने के नियम के अनुसार घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 7 के ऊपर 4 दूनी हो गया देखो 8, तो 7 के ऊपर 8 की घात हो गई, 4 दूनी 8, और यहाँ हो गया देखो एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 एकम 7 आ गया है ना, 7 के ऊपर 1 की घात, मान लो कोई घात नहीं है तो 1 की घात। अब नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है और ऊपर क्या है, ये यहाँ लिखेंगे धन 17, ठीक। 343 आपको याद होना चाहिए, 343 है क्या, तो वर्ग और घन याद कर लो तो दिक्कत नहीं होगी। 343 जो है ये होता है 7 का घन, और इसके ऊपर पहले से 2 की पावर थी, तो देखो पावर के ऊपर पावर हो गई, यानी कि 3 दूनी 6 हो गया। आप कहें तो फिर से लिख देते हैं, तो देखो गुणा में घातें जुड़ती हैं। आपको बता दो कि जब समान संख्या होती है तो देखो संख्या समान है, 7 7, इनके ऊपर कितने की भी पावर है और इनको अगर आप गुणा कराते हैं तो गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं, ठीक है ना। अगर बेस समान है तो, यानी कि m टू दी पावर n मल्टीप्लाई m टू दी पावर n टू दी पावर, ऐसे एक्स वाई लिख लीजिए हैं, x मल्टीप्लाई m टू दी पावर y। तो गुणा अगर बेस बराबर है तो आंसर हो जाता है m के ऊपर x प्लस y, क्यों, गुणा में घातें जुड़ती है। तो इस फार्मूले पे मत जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लो कि अगर संख्या समान है उस पर घात कितनी की भी लगी है, संख्या बस समान हो तो गुणा में जुड़ जाती है और भाग में घट जाती है। तो यहाँ हो जाएगा 7 के ऊपर 9 की घात, यहाँ हो जाएगा 7 के ऊपर 3 दूनी 6 की घात। तो इसको और पहले सॉल्व कर लो, तो 9 की घात में से 6 की घात चली जाएगी क्योंकि भाग में घातें घट जाती हैं। 9 में से 6 गया, आ गया कितना, आ गया कितना, आ गया, सिर्फ हम इतने का आंसर लिख रहे हैं, आ गया है 7 के ऊपर 3 की घात और धन 17 इसके साथ में है, तो यहाँ आ जाएगा 343 और धन 17, तो दोनों को जोड़ोगे आ जाएगा 360, जो कि हमारा राइट आंसर है। तो आज के 12 क्वेश्चन यहाँ पे हुए हैं कंप्लीट। और ये रहा आपका अगला होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आपको क्लास को शेयर भी करना है, थोड़ा सा आपको चैनल को सपोर्ट भी करना है, वीडियो को लाइक और कमेंट भी किया करो, है ना। देखने वाले 100 लोग हैं, कमेंट सिर्फ 5 लोगों के आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, सहयोग करना है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपको। तो ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में, तब तक अच्छे तरीके से मेहनत करती रहिए, निश्चित तौर पर आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।